हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डोई एकेडमी पर। तो जो है हम जो है अगला अध्याय देखेंगे। अगले अध्याय कौन सा है? अगला अध्याय है हमारा जो है शब्द विचार ख। ठीक है। और जो है जब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं दो भेद? एक तो है विकारी और है दूसरा अविकारी शब्द। विकारी में आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अभी बताएंगे विकारी क्या होता है और अविकारी क्या। एक बार इसको देख लो। अविकारी में जो है कौन कौन से आएंगे? अविकारी शब्द में एक तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब जो है हमें देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होते हैं। विकारी वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल अगर हम बदले तो जो है इनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के बदलने से जो है इन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। तो इनको कहते हैं अविकारी। जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हो वे हैं अविकारी, जबकि जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए उनको कहते हैं विकारी। विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा को। ठीक है। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है और आगरा स्थान का नाम है। ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं, अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। ठीक है। परिभाषा क्या है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कौन से भेद, कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। मतलब ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, जो है विशेष वस्तु का जो है विशेष का अर्थ प्रदान करती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि जातिवाचक संज्ञा जो है सामान्य का अर्थ प्रदान करती है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति यानी उसके वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय इसने विशेष नहीं बताया यानी सभी गाय। आदमी, कोई आदमी विशेष नहीं बताया, इन्हें सभी आदमी की ओर संकेत है। पुस्तक, कोई विशेष पुस्तक का नाम नहीं लिखा, ये सभी पुस्तकों के बारे में चर्चा करता है। नदी जैसे आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु, पक्षी, फल, फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्द के नाम आते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार से होती है, यानी भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। कौन कौन से? एक तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, क्रिया से बनाई जा सकती है, और जो है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। पहले हम देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ये जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जबकि ये जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो शिशु से शैशव, ये क्या हो गया? शैशव एक अवस्था हो गई और शिशुता उसका भाव हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। विद्वान, विद्वता, विद्वता क्या है? भाव हो गया। मित्र तो जातिवाचक संज्ञा, जबकि मित्रता जो है इस भाव हो गया मित्रता का। पशु जातिवाचक संज्ञा और पशुता भाव, पशुता का भाव हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा। पुरुष, पुरुषत्व, सती, सतीत्व, लड़का, लड़कपन, गुरु, गौरव, बच्चा, बचपन, बच्चा क्या? बचपन, सज्जन का सज्जनता, आदमी का आदमियत, इंसान का इंसानियत, दानव का दानवता, बूढ़ा का बुढ़ापा, बंधु का बंधुत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, ईश्वर का ऐश्वर्य। ठीक है। और देखो, चोर का चोरी और ठग का ठगी। ठीक है। अब देखते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम और से सर्वनाम में, ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मम से ममत्व और स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अपनासु अपनापन। विशेषण से देखो, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कठोर से कठोरता, और जो है विधवा से वैधव्य, चालक चालाक, चालाक से चालाकी, और शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, और जो है स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, सूर से सूरता या शौर्य, चतुर से चतुराई, सहायक से सहायता, आलस्य से आलसी, नहीं आलसी से आलस्य, और गर्म से गर्मी, और निपुण से निपुणता। बहुत से बहुतायत का भाव आ गया, और मूर्ख से मूर्खता का भाव, वीर से वीरता का भाव, न्यून से न्यूनता का भाव। ठीक है। आगे देखो, आवश्यक से आवश्यकता का भाव, हरा से हरियाली का भाव, पतित से पतन का भाव, और जो है छोटा से छुटपन का भाव, दुष्ट से दुष्टता, और काला से कालीमा का भाव, और निर्बल से निर्बलता का भाव। ठीक है। आगे देखते हैं, क्रिया से जो है किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। सुनना से सुनवाई हो गया, गिरना से गिरावट, चलना से चाल, कमाना से कमाई, बैठना से बैठक, पहचानना से पहचान, खेलना से खेल, जीना से जीवन, और चमकना से चमक। और देखो, सजना से सजावट, लिखना से लिखावट, और पढ़ना से पढ़ाई, जमना से जमाव, पूजना से पूजा, हंसना से हंसी, गूंजना से गूंज, जलना से जलन, भूलना से भूल, गाना से गान, और उड़ना से उड़ान। और जो है हारना से हार, थकना से थकान या थकावट, पीना से पान, और बिकना से बिक्री। आगे देखते हैं, अव्यय। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, और समीप से सामीप्य। ठीक है। अब आ जाता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, इसको देख लेते हैं। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द
सर्वनाम कहलाते हैं, जिससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज साला नहीं आई, क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए, जैसे सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सीता के स्थान पर दोबारा वह का प्रयोग किया, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो है परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। ठीक है, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित कितने 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं 6 भेद, इनको देख लेते हैं। एक तो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और जो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक एक को देखते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 भेद। एक तो होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता स्वयं के बारे में बात करता है। मध्यम पुरुष में वक्ता श्रोता के बारे में बात करता है। जबकि अन्य पुरुष में न तो वक्ता खुद के बारे में, न श्रोता के बारे में, किसी अन्य के बारे में बात कहे तो वह अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के। एक तो है उत्तम पुरुषवाचक, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि शब्द। मध्यम पुरुष से संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसकी बातें की जाए, जिसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग और जो है आप सब आदि। आगे देखते हैं। आगे देखा है अन्य पुरुषवाचक, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग और ये, यह, आप। ये जो है आपको देखो, आप जो है किस में आ रहा है, एक तो मध्यम पुरुषवाचक में भी है ये, और जो है मध्यम में भी है, जबकि अन्य पुरुषवाचक में भी है। लेकिन आपको जो है ये कैसे ध्यान पड़ेगा कि ये अन्य पुरुषवाचक का है या फिर ये मध्यम पुरुषवाचक का है। तो आपको वाक्य में जो जब इसका प्रयोग किया जाएगा ना, तो अब आपको इसके अर्थ के आधार पर जो है इसको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, निकट की वस्तु के लिए यह है और ये, दूर की वस्तु के लिए वह और वे। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ या कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। अब देखो, इसने दो बात बोली है कि जो है कोई, एक तो है शब्द कोई जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा वो किसके लिए होगा, प्राणीवाचक के लिए होगा, यानी सजीव के लिए होगा। ठीक है, जबकि कुछ जो शब्द है ना, कुछ सर्वनाम शब्द, ये जो है निर्जीव के लिए होगा। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, इस प्रकार। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। आगे जो है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, हाँ,
संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं तो जो है दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, ठीक है, जिसको। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, ठीक है, इस प्रकार से। जबकि प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, किसको, कौन, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वहाँ, ठीक है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, इस प्रकार के जो है वाक्य हैं। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी अथवा अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे क्रिया, ठीक है। देखो अब मैं इस सर्वनाम में कुछ जो है वो बता देता हूँ। सर्वनाम में जो है हमने देखा होगा, एक तो है आप, जो है आप जो है ये मध्यम पुरुषवाचक भी है, और जबकि ये आप जो है अन्य पुरुषवाचक भी है, और जो है आप जो है एक निजवाचक भी है, निजवाचक भी है, ठीक है। ये जो है आपको कैसे ध्यान पड़ेगा, ये आपको वाक्य में देगा और वाक्य के आधार पर आपको यह अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वाक्य क्या बोल रहा है। जैसे अन्य पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक में भी आपका आपको जो है इस वहाँ वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही ध्यान पड़ेगा। निजवाचक में भी आपको इसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही ध्यान पड़ेगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब आता है क्रिया टॉपिक। क्रिया टॉपिक में जो है हम देखते हैं क्रिया का अर्थ है करना, ठीक है। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा काल की जानकारी भी क्रिया पद के माध्यम से होती है। हिंदी भाषा की जननी कौन सी है, संस्कृत है, तथा संस्कृत के क्रिया रूप, संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु, हिंदी क्रिया शब्दों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं। जैसे पढ़ में, पढ़ धातु में ना जोड़ देंगे तो पढ़ना, ये अब क्या हो गई, क्रिया बन गई। उठ में ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, उठना, ठीक है, उठना बन जाएगा। आगे चलते हैं। परिभाषा। परिभाषा क्या है क्रिया की, एक मिनट। जिस शब्द में क्रिया कार्य करने या होने का बोध कराती है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद जो है अपन देख लेते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद जो है कर्म के आधार पर दो प्रकार के, एक सकर्मक और एक अकर्मक। रचना के आधार पर जो है ये चार 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 पर, एक तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, जबकि एक है कृदंत क्रिया, ठीक है। 5 प्रकार की है। संरचना के आधार पर, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक को आगे जाकर दो, नहीं, ये अकर्मक नहीं, ये अकर्मक का भाग नहीं है, ये सकर्मक का है, यहाँ गलत दे रखा है। ये जो है एक मिनट में बता देता हूँ, यह कर्मक का भाग नहीं है, ये जो है सकर्मक के भाग है। सकर्मक का एक तो है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक, ठीक है। आगे देखते हैं। काल के आधार पर जो है एक तो भूतकालिक क्रिया, एक वर्तमान कालिक क्रिया और जो है एक भविष्यकालिक क्रिया, ठीक है, इस प्रकार है। आगे देखते हैं। कर्म के आधार पर जो है कितने भाग में बांटा, 2 भागों में। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल जिस पर पड़ रहा है उससे वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर क्रिया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं,
यानी सकर्मक क्रिया। से का मतलब सहित, अतः कर्म का अर्थ है कर्म के साथ, यानी से का मतलब सहित और कर्मक का मतलब कर्म के साथ, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यानी बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। इसमें देखो, यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बजा रहा है, इसमें दो प्रश्न करके देखने हैं आपको। एक तो क्या का, एक तो ये प्रश्न करना है क्या, और जो है एक प्रश्न करना है आपको, एक प्रश्न करना है कौन सा, ठीक है, कौन सा, ठीक है। अब तो देखो इसमें अपन प्रश्न करेंगे बच्चा क्या बजा रहा है, तो क्या बजा रहा है? बच्चा चित्र नहीं, बच्चा क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। अपन को जवाब मिल गया, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। और इसमें देखो गीता क्या बजा रही है? सितार। अपन को उत्तर मिल गया, इसका मतलब ये क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। आगे देख तो, एक कर्मक जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, माँ पढ़ रही है, तो इसमें माँ क्या कर रही है? तो पढ़ रही है, इसका आंसर ये मिल जाएगा अपन को। तो यहाँ माँ के साथ एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है, ठीक है। द्विकर्मक में क्या होता है? दो कर्म आ जाए जब, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो एक तो है क्या, एक तो हम क्या करेंगे, क्या का जवाब पूछेंगे, और जो है एक तो अध्यापक छात्रों को क्या सिखा रहे हैं, क्या आ गया ना, तो क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं, ठीक है। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। छात्रों किसको? अब एक क्वेश्चन हमको करना है किसको, ठीक है, किसको, कौन सा नहीं, कौन सा नहीं, किसको। अपने ये दो क्वेश्चन करेंगे, एक तो जिसमें पूछेंगे क्या, और दूसरे में पूछेंगे किसको, ठीक है, किसका या किसको, ठीक है। किसको सिखा रहा है, कि क्या सिखा रहा है? कंप्यूटर। किसको सिखा रहा है? बच्चों को, ठीक है। दोनों का जवाब मिल गया, यानी ये द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, तो यहाँ जो है क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है। किसको का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ जो है अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपन संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर जो है वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर किया जाने वाला भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इससे 5 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, और जो है इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। नाम धातु, अगले देखते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया नहीं आएगी इसमें, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। समझ रहे हो? जैसे संज्ञा को आप जो है क्रिया बना दो,
या फिर आप सर्वनाम को क्रिया बना दो, या फिर आप विशेषण को क्रिया बना दो। ठीक है, तो आप जो है तो वो कौन सी होगी, नाम धातु क्रिया होगी। ठीक है, जैसे आप हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा है, तो इससे जो है हथिया इसको बना दो, और जो है तो इसे नाम धातु हथियाना जो है इससे क्रिया हो गई। ठीक है, और जो है हथिया तो क्या हो गई, नाम धातु, और इससे जो है ये हथियाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। ठीक है, समझ गए। अपना, अपना से, अपना क्या है, सर्वनाम है, जबकि अपना से नाम धातु, और अपनाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। ठीक है, अब आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न करे, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उससे उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने अपने गांव का तालाब बनवाया, इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया, बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उस तालाब को बनाने का निर्माण करवाया। अतः यहाँ कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो, तो उस संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। पूर्वकालिक में क्या होता है, एक कार्य पहले हो जाता है, उसके बाद में दूसरा कार्य होता है। ठीक है, मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जाता है। जैसे बालवीर, बालवीर जो है वो बलवीर जो है खेल कर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर क्या हो गया, सो गया। ठीक है, इसमें एक तो पढ़ना और एक सोना, ठीक है, दो क्रियाएं हैं, लेकिन एक क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, इन वाक्यों में खेल कर, यानी खेल क्या है, मूल धातु कर, और पढ़ कर, पढ़ना मूल धातु, इसमें पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु प्लस ते से इस क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया है। ठीक है, समझ गए। कर्दंत क्रिया, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कर्त प्रत्ययों के योग से बने शब्द कर्दंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कर्दंत क्रिया कहलाती है। जैसे देखो, चल से चलना, चलता, चलकर। ठीक है, लिख से लिखना, लिखता और लिखकर। ठीक है, ये कर्दंत क्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। काल के आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया है: भूतकाल, वर्तमानकालिक क्रिया और जो है भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया कौन सी है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया। ठीक है, वर्तमानकालिक में क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है, वो वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, भविष्यकालिक क्रिया में क्या होता है, जब क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में क्या लेगा, भाग लेगा। ठीक है, विशेषण, अब देख लेते हैं विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु, यथार्थ यानी स्वरूप को प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है।
विशेषण का अर्थ होता है अर्थात किसी वस्तु की संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताई। ठीक है। परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, यानी छोटी पुस्तक वह भला व्यक्ति में नीला छोटी वह भला शब्द विशेषण है, जबकि आकाश वह पुस्तक एक व्यक्ति विशेष्य है। यानी इसमें दो चीज़ होती है, एक तो होता है विशेषण, विशेषण होता है एक तो, और एक होता है विशेष्य। ठीक है। विशेष्य होता है। इसमें क्या होता है विशेषण में, तो देखो मैं बताऊं, विशेषण में क्या होता है, विशेषता बताई जाती है, विशेषता बतलाई जाती है विशेषण में। जबकि विशेष्य क्या होता है, विशेष किसे कहते हैं, विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे आकाश क्या है, नीला है, नीला आकाश, तो नीला तो क्या है, उसकी विशेषता है, विशेषण है। नीला तो क्या है, ये विशेषण है। जबकि आकाश की विशेषता बताई जा रही है, तो आकाश क्या है, विशेष्य है। आकाश क्या है, विशेष्य है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कौन कौन से हैं 5 प्रकार, देखो एग्जाम में सीधा भी पूछ लेता है कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखते हैं 5 प्रकार कौन कौन से हैं। विशेषण जो है, एक तो होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाची, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, और एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखते हैं एक एक करके। गुणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार एवं स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुर्ता, मीठा आम। ठीक है। और जो है संख्यावाची विशेषण में जो है, मतलब गुणवाचक में क्या होता है, गुण बताता है, यानी उसमें गुण बताता है, उसके दोष बताता है, उसके रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं। ठीक है, समझ आ गए। अब देखते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण में क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या होनी चाहिए। ठीक है, संख्या या क्रम या गणना का बोध कराते हैं, संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि जो है, ये तो है निश्चित संख्यावाची। जबकि अनिश्चित में क्या होता है, कई, कुछ, बहुत, सब, इस प्रकार जो शब्द हैं वो अनिश्चित संख्यावाची हैं। ठीक है। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। इसके 2 उपभेद हैं। कौन कौन से, निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा, 2 लीटर, 5 किलो, इस प्रकार जो है निश्चित शब्द दिया जाएगा। जबकि अनिश्चित में क्या होगा, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, इस प्रकार से शब्द आएंगे, तो ये समझ लेना ये अनिश्चित है। ठीक है। परिमाणवाचक में देखो, परिमाणवाचक में आप हो सकता है संख्यावाचक में ये कंफ्यूज हो आप, तो इसमें जो है संख्यावाची में जो है ये ऐसे शब्द आएंगे, एक, दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस प्रकार के। जबकि जो है परिमाणवाचक में परिमाण बताएगा किसी चीज़ का, जैसे उसकी मात्रा बताएगा, तौल या माप के बारे में बताएगा। जैसे देखो ये दो के बाद में क्या बता दिया, लीटर बता दिया, किलो बता दिया, मीटर बता दिया, इस प्रकार ये क्या है, माप, तौल, माप है। ठीक है। अब आते हैं संकेतवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूँकि मूल शब्द में ये सर्वनाम है, इसलिए विशेषण सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो
की ओर इंगित किया है इसमें। उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस उस कोई सार्वनामिक अथवा इनको सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सार्वनामिक या संकेतवाचक, इसको देखो वापस फिर से देखना एक बार। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु सर्वनाम है, ऐसे शब्द हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप से ये सर्वनाम है, इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द, व्यक्तिवाचक विशेषण में ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारस क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि जो है बनारसी साड़ी लगने से अब ये इसकी साड़ी की जो है विशेषता बता रहा है, कैसी है साड़ी, बनारसी है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे कश्मीरी से बीकानेरी भुजिया, इसमें बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रविशेषण क्या होता है। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताएं, ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, जैसे इसमें विशेषण है परिश्रमी। परिश्रमी क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है उसकी कि वो क्या है, परिश्रमी है, लेकिन इसमें बहुत लगा कर इसका ये क्या है, अब ये प्रविशेषण हो गया, यानी विशेषण की भी इसने विशेषता बता दी। ठीक है, शीला अति विनम्र लड़की है, यानी लड़की की क्या है विशेषता, विनम्र, तो विनम्र तो विशेषण हो गया, लेकिन अति है यानी बहुत ज़्यादा है, यानी ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। वो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, जो है प्रविशेषण कहेंगे। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण तथा बहुत व अति क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, समझ आ गया होगा आशा करता हूँ। विशेषण की रचना, कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों के साथ जुड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण किस प्रकार, प्रत्यय जोड़ देते हैं उसमें तो विशेषण बन जाता है। जैसे देखो, रंग में इन प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये रंगीन, रंगीन क्या हो गया, विशेषण। राष्ट्र में ये प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय हो गया। और जो है स्वर्ण में इम प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो स्वर्णिम हो गया। बनारस में ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनारसी हो गया। और जयपुर में ईया प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जयपुरिया हो गया। ठीक है, सर्वनाम में, सर्वनाम से विशेषण का किस प्रकार, सर्वनाम से विशेषण किस प्रकार बनता है। जैसे मैं क्या है, सर्वनाम, इसमें एरा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, मेरा। मेरा क्या है, विशेषण। तुम में हारा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो तुम्हारा हो गया। तुम्हारा क्या है, विशेषण। क्रिया से विशेषण किस प्रकार बनता है, वंदन, वंदन में ईय प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वंदनीय हो गया। लूट में एरा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो लुटेरा हो गया। झगड़ में आलू प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, झगड़ालू हो गया। अव्यय से किस प्रकार बनते हैं, बाहर में ई जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, बाहरी। और पीछे में ला जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, पिछला। ठीक है, इसी प्रकार जो है अब हम देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों को जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।